पिछले भाग में हमने देखा, कबीर तो खैर उस पर लट्टू था ही। दोनों का जीवन बेहद अच्छे ढंग से चल रहा था। विवाह को लगभग 3 माह बीत चुके थे। दोनों सेंटर से आते रात्रि भोजन के बाद फिर नित्य का कार्यक्रम चालू हो जाता और दोनों ही संतुष्ट होकर तृप्त होकर सो जाते। यह उनका रोज का रूटीन बन गया था। दोनों बेहद खुश थे। अब आगे वह रहस्यमय युवती अंतिम भाग। मोनिका के घर वालों तक भी यह खबर पहुंची। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी आधुनिक विचारधारा वाली लड़की किसी गांव में जाकर इतनी सहजता से सेटल हो सकती है। ये धीरे धीरे कई लोगों से सुनने के बाद उनकी विचारधारा भी कबीर के प्रति बदलने लगी और एक दिन अचानक मोनिका के माँ बाप रविवार के दिन उनके घर पहुंच गए। उन्हें अचानक सामने देखकर कबीर हक्का बक्का रह गया। उसके पीछे पीछे मोनिका भी आई और अपने माता पिता को सामने देखकर खुशी के मारे उछल पड़ी। माता पिता ने उसे गले से लगा लिया और रोने धोने का एक लंबा सिलसिला चला। इसके बाद संबंध सामान्य होते चले गए। उन्होंने कबीर को स्वीकार कर लिया। प्रेम विवाह को जब दोनों परिवार स्वीकार कर लेते हैं तो प्रेमी जोड़े को भी अच्छा लगता है। आत्मा संतुष्टि होती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अन्यथा यह आत्मग्लानि कहीं ना कहीं अंदर कचोटती रहती है। कोई उसे व्यक्त कर देता है और अधिकांश लोग व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन अपने परिवार से अलग होने का और उनसे संबंध टूट जाने का दुख तो होता ही है। लगभग साल भर बीतने के बाद एक रात वे दोनों वापस घर लौट रहे थे। वह अमावस्या की रात थी। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लूना खराब हो गई। काफी प्रयास करने के बाद भी लूना स्टार्ट नहीं हुई। लूना में एक विशेष सुविधा ये रहती थी कि आप उसे एक बटन दबाकर साइकिल की तरह चलाकर भी ला सकते थे। उस बटन को दबाने से पीछे का चक्का इंजन से फ्री हो जाता था। कबीर मोनिका को बिठाकर इसी प्रकार से आ रहा था। नदी के पास पहुंचते पहुंचते कबीर को लघु शंका की इच्छा हुई। गाड़ी रोककर वह एक किनारे खड़ा होकर लघु शंका से निपट रहा था। मोनिका टहलते टहलते शमशान के पास तक पहुंच गई और अचानक उसे एक झटका सा लगा और उसका सिर चकराने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। वह वहीं पास के बिजली के खंभे के पास टिककर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गई हो। तब तक कबीर वापस आ चुका था। उसे इस तरह से खड़ा देखकर उसने पूछा कि क्या हो गया। मोनिका कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं बोलकर गाड़ी के पीछे बैठ गई। कबीर उसे चलाते हुए घर आ गया। घर आने के बाद दोनों ने भोजन किया और रात्रिकालीन प्रकरणों के लिए आगे बढ़ गए। उस रात को जब दोनों संलग्न थे तभी कबीर को आभास हुआ कि आज मोनिका के व्यवहार में बहुत ज्यादा उन्मुक्तता दिखाई दे रही है। कमरे में अजीब सी अनजानी खुशबू फैली हुई थी। कबीर को लगा कि यह आपस में काफी दिनों से संबंधित होने की वजह से हो रहा होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आनंद में डूबता चला गया। अधिकांश पतियों को ये शिकायत होती है कि पत्नियां बिस्तर पर पूरा सहयोग नहीं करती या खुलकर साथ नहीं देती, जिसकी वजह से उन्हें आनंद कम आता है। जब कबीर को मोनिका का यह उन्मुक्त स्वरूप दिखा तो उसे और ज्यादा आनंद की अनुभूति होने लगी। समय के साथ धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ने लगी। अब मोनिका की इच्छा की पूर्ति करना कबीर के लिए मुश्किल होने लगा। अजीब बात ये थी कि जब भी वे दोनों इस प्रकार से संलग्न होते थे तो कमरे में वही अजीब सी अनजानी खुशबू फैल जाती थी। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे मोनिका के साथ से उसमें कमजोरी की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन कबीर ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से लगभग साल भर का समय बीत गया। मोनिका दिन भर सामान्य व्यवहार करती, लेकिन जब रात का समय आता है तो अत्यंत कामुक स्त्री की तरह व्यवहार करती, जिसे संभालने में कभी कभी कबीर को मुश्किल हो जाती थी।
कई बार उसे शक होता कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मोनिका का व्यवहार देखकर उसे लगता कि नहीं, सब ठीक है, ऐसा ही चल रहा था। वह एक रविवार का दिन था और कबीर और मोनिका दोनों थककर चूर हो गए थे और सुबह जल्दी ना उठने के मूड में पड़े हुए थे। ऐसे ही 10 बज गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तीसरी बार दस्तक हुई तो कबीर बेमन से उठकर दरवाजा खोलने गया। पड़ोस का लड़का सामने खड़ा हुआ था। उसने बताया कि सरपंच की पत्नी का देहांत हो गया है और थोड़ी देर में शव यात्रा निकलने वाली है। सरपंच एक अत्यंत ही सज्जन किस्म का बुजुर्ग व्यक्ति था। कबीर उसके प्रति बेहद सम्मान का भाव रखता था। उसकी परेशानियों में सरपंच ने कई बार उसकी मदद की थी। सरपंच की पत्नी उसे अपने बेटा जैसा मानती थी, इसलिए शव यात्रा में जाना जरूरी था। कबीर शव यात्रा में शामिल होकर शमशान घाट तक पहुंच गया। जब वह शमशान घाट में पहुंचा तो उसे वहीं चिर परिचित खुशबू, अजीब सी अनजानी खुशबू आने लगी। वह हैरान हो गया क्योंकि यह बिल्कुल वैसी ही खुशबू थी जैसी मोनिका के साथ संबंधों के समय आती थी। उस रात को तो मोनिका ने उसे निचोड़कर रख दिया। सुबह उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं बचे। उसे अब लगने लगा कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन उसने अपने मित्र विनोद को इसके बारे में बताया। विनोद ने उसकी सारी बात सुनी और उसे भी संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इस समस्या का समाधान ढूंढना था। विनोद के परिचय में एक बैगा बाबा थे। छत्तीसगढ़ में तांत्रिकों को बैगा कहा जाता है। दोनों उसी दिन उनसे मिलने पहुंचे। बाबा का नाम था समारू बैगा। बैगा बाबा ने अपनी प्रक्रिया संपन्न की और उसके बाद बताया कि कुछ दिक्कत है और मोनिका के ऊपर बाहरी हवा का असर है, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार की प्रेतात्मा का असर हो गया है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। इसके समाधान का मार्ग पूछने पर बाबा ने 500 रुपये का खर्च बताया। उस समय के हिसाब से 500 रुपये काफी बड़ी रकम हुआ करते थे, तो कबीर थोड़ी सी सोच में पड़ गया और उसने बाबा से विदा लेकर बाद में आने का कह दिया। दोनों वहां से बाहर निकले। कबीर और विनोद के बीच में चर्चा हुई। विनोद भी किसी प्रकार की गारंटी देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि ऐसे समाधान का सारा कार्यक्रम केवल विश्वास पर चलता है। उस दिन कबीर वापस घर आ गया, लेकिन बैगा बाबा की बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी, क्योंकि मोनिका का असामान्य व्यवहार उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। अब उसे रात डरावनी लगने लगी थी और मोनिका के साथ के विषय में सोचने मात्र से उसके शरीर में झुरझुरी आने लगती थी। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं और लोगों को 24 घंटे में वशीकरण की गारंटी जैसे दावे करके आज भी लूटते हैं, इसलिए सामान्यतः लोग किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जब वह मोनिका के साथ होता था तब वही होता था जो मोनिका चाहती ना चाहते हुए भी उसे वह सब कुछ करना पड़ता था। और तब तक जब तक मोनिका स्वयं उसे मुक्त ना कर दे। अंततः उसने ये तय किया कि एक बार बैगा से उपाय करा कर देख लिया जाए। उसने पुनः समारू बैगा से संपर्क किया और अगली अमावस्या के समाधान के लिए बैगा कबीर के घर आने पर सहमत हो गया। बैगा अमावस्या की शाम को कबीर के घर पर पहुंच गया। अमावस्या की रात आई। बैगा ने एक चौकोन आकार बनाया और उसके बीच में मोनिका को बिठा दिया। रात के लगभग 10 बजे का समय हो चुका था, वह समय जब मोनिका के अंदर फर्क दिखाई देने लगता था। रात हो चुकी थी, इसलिए पूरा गांव सो चुका था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कबीर का घर गांव के छोर में पड़ता था, इसलिए वहां होने वाले शोरगुल को आसानी से दूसरा कोई नहीं सुन सकता था। गांव के लोग बैगा से कुछ ज्यादा ही डरते हैं, इसलिए उसके आने से उनको समझ में आ गया था कि कबीर के घर में कुछ क्रियाकलाप होने वाला है। उससे बचने के लिए
घर पर ही रहना है, इस मानसिकता में आसपास के लोग और जल्दी सो गए या यूं कहिए कि दरवाजा बंद करके घर के अंदर हो गए। चौखाने के अंदर बैठी हुई मोनिका का शरीर थर-थर कांपने लगा। उसके शरीर को थरथराते देखकर बैगा को समझ में आ गया कि अशरीरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब उसे वश में करने के लिए या उसकी वास्तविकता को जानने के लिए यह जरूरी था कि उसे उस चौखाने के अंदर बंधन करके रख दिया जाए। किसी भी शक्ति को बंधन करने के लिए बंधन करने वाले व्यक्ति के अंदर साधनात्मक क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह शक्ति उस बैगा को ही समाप्त कर देगी। जिस मंत्र को उसने सिद्ध किया हुआ होता है उसी मंत्र के माध्यम से बंधन संपन्न करता है। बैगा ने कुछ अजीब किस्म के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से 4 हड्डियां निकाली। हड्डियों का आकार देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी जानवर की हड्डियां हो। उन हड्डियों को देखकर मोनिका के चेहरे के भाव बदलने लगे। अचानक बैगा अपने स्थान से उठा और बिजली की तेजी से उसने उस चौखाने का एक गोल चक्कर लगाया। अचानक हुए इस घटनाक्रम को कबीर समझ नहीं पाया, लेकिन जब वह गोल घेरा काटकर वापस अपने स्थान पर पहुंचा, तब कबीर ने देखा कि चौखाने के हर कोने पर एक एक हड्डी रखी हुई है। उस चौखाने को घेरकर चारों कोनों में हड्डियां रखकर उसे मंत्र से आबद्ध कर दिया था। अब अंदर की अशरीरी शक्ति उस चौखाने से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये स्थिति उसके लिए परेशान करने वाली थी और इसका असर मोनिका के शरीर पर भी दिख रहा था। मोनिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और लाल सुर्ख हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रोध के आवेश में थरथरा रही हो। काफी प्रयास करने के बाद भी वह उस चौखाने से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन लकीरों की बजाय वह कोई दीवार हो जिससे टकराकर उसे वापस लौट जाना पड़ रहा हो। कबीर उसे देखकर घबरा रहा था। उसने मोनिका को कभी भी इस रूप में नहीं देखा था। दूसरी तरफ बैगा अपने कार्य में पूरी तरह से मगन था। वह आंखें बंद करके बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ चीजें बिखरी हुई थी। एक नरमुंड था, अर्थात मनुष्य की खोपड़ी। उसी के बगल में रखा हुआ था एक खप्पर या मिट्टी का बना हुआ बर्तन। उसने अपने झोले से निकालकर एक देसी शराब की बोतल खोलकर आधा उस खप्पर में डाल दिया और बचा हुआ आधा भाग खुद डकार गया। कबीर हैरानी, बेचैनी और उत्सुकता के भाव के साथ अपने आसन पर बैठा हुआ था। प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले उस बैगा ने एक गोल घेरा बनाकर उस घेरे के अंदर कबीर को बिठा दिया था। साथ ही उसे सख्त ताकीद भी दी थी कि किसी भी स्थिति में वह उस गोल घेरे से बाहर ना निकले, अन्यथा किसी भी परेशानी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और वैसी स्थिति में बैगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही समझाया था कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी वह अजीबोगरीब होंगी और उससे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मोनिका को उस आत्मा से मुक्त करना है तो ये सारी चीजें करनी होगी और इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कबीर उस घेरे के अंदर बैठा हुआ था। मोनिका की हरकतों को देखकर उसे आभास हो रहा था कि इसके शरीर में कुछ है। कुछ समय के बाद बैगा ने आंखें खोली और मोनिका को देखते हुए उससे सवाल पूछा, तू कौन है? मोनिका ने जवाब दिया, मैं मोनिका हूँ। कबीर को उसकी आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह आवाज मोनिका की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका के अंदर से कोई और बोल रहा हो। कुछ समय और मंत्र जाप करने के बाद बैगा ने दोबारा मोनिका से सवाल पूछा, तू कौन है? मोनिका का जवाब वही था, मैं मोनिका हूँ। बैगा के तेवर बदल चुके थे। उसके चेहरे पर क्रोध के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसने अपने थैले में हाथ डाला और एक मुट्ठी भस्म जैसी कोई चीज निकाली और उसे अपनी हथेली पर रखकर हथेली को खोल दिया और विचित्र प्रकार के मंत्रों का जाप करने लगा, जिसमें से कुछ कुछ शब्द तो कबीर की समझ में आ रहे थे लेकिन बाकी के शब्द
इतने अजीब थे कि वह उनका कोई अर्थ भी नहीं निकाल पा रहा था। मंत्र कई प्रकार के होते हैं और उसमें से एक होता है शाबर मंत्र। ऐसा माना जाता है कि आम जन को संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण में होने वाली असुविधा से बचाने के लिए भगवान शिव ने सामान्य भाषा में इन मंत्रों का उद्भव किया था। साबर मंत्र कई प्रकार की भाषाओं में होते हैं और इनमें जो भाषा सबसे ज्यादा पाए जाती है वह है असमी। बहुत से गोपनीय और गूढ़ प्रक्रियाओं के मंत्र असमी भाषा के शब्दों से होते हैं और बेहद प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि असम देवी के मूल स्वरूप कामाख्या का स्थान है, इसलिए तंत्र विद्या का मूल भी वही माना जाता है। असमी भाषा के शब्दों में बने हुए मंत्र गिनती के साधकों के पास ही होते हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं के शब्द भी इसमें जुड़े होते हैं। कई मंत्रों में आन अर्थात उस देवता को ललकारा जाता है कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है। कई मंत्रों में उनको दुहाई दी जाती है। कई मंत्रों में विचित्र प्रकार की बातें बोली जाती है जो सुनने में बेहद अजीब और अटपटी लग सकती है, लेकिन इनमें से अधिकांश मंत्र अगर सिद्ध किए गए हो तो अपना काम कर जाते हैं। जैसे ही उसने फूंक मारी, समारू भी एक सिद्ध बैगा था। उसने उन मंत्रों का जाप करने के बाद हथेली पर रखी हुई भस्म को मोनिका की तरफ उड़ा दिया। भस्म हवा में एक गुब्बार की तरह उड़ा और उसका एक बड़ा हिस्सा मोनिका की तरफ जाकर उसके सारे शरीर में चिपक गया। जैसे ही वह भस्म उसके शरीर में चिपकी, मोनिका के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। ऐसा लगा जैसे उसे बहुत जोरदार पीड़ा हुई हो। बैगा ने फिर से पूछा, तू कौन है? उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं मीना हूँ। ये सुनकर कबीर आश्चर्यचकित रह गया। बैगा ने अगला सवाल पूछा, तू इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है? उसके बाद मीना ने अपनी कहानी सुनाई। मोनिका की देह से मीना बोली, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके बाद सुनील के विषय में उसने सारी कहानी बताई और कहा, मेरी शादी राम गोपाल गुप्ता से कर दी गई। कुछ दिनों के बाद सुनील से फिर मुलाकात हुई। बाद में सास के द्वारा पकड़ लिया जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरी हरकतों के बारे में जानने के बाद मेरे मायके वालों ने भी मुझे शरण नहीं दी। उसके बाद जब मैं नदी के किनारे पहुंची थी तब कबीर मुझे मिला और उसके साथ मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा। लेकिन कबीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके राजिम जाने के बाद मैं भी गांव के पास वाले मंदिर जाने के लिए निकली और वहां पर मुझे सुनील मिला। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी। हम दोनों वापस मजे से रहने लगे। हाँ, पैसे की थोड़ी तंगी थी, लेकिन जिस चीज की इच्छा मुझे थी वह मुझे मिल रही थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि सुनील पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी गांव में रहती है। ये जानकर मुझे थोड़ा सा दुख अवश्य हुआ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक और दिक्कत ये थी कि मुझे अब सुनील भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा था कि मैं निम्फोमेनियक हो गई हूँ। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसे निम्फोमेनिया कहते हैं। इस प्रकार की बीमारी में स्त्री के शरीर में कुछ इस प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस अर्थात गड़बड़ी हो जाती है कि उसके अंदर अदम्य कामवासना जागृत हो जाती है। इसके चलते वह संतृप्त नहीं हो पाती है। ये बीमारी लाखों में से किसी एक को ही होती है। क्लियोपेट्रा को भी ऐसा ही माना जाता था। भारत में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी को भी इस प्रकार की समस्या थी। इसके संबंध में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए यह एक विवादित विषय है। मनोविज्ञान इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार करता है और इसके उदाहरण कभी कभी समाज में भी दिखाई देते हैं। ज्यादा विवरण के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं।
मीना आगे बोली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। एक दिन मोहन घर पर आया जबकि सुनील अपने गांव गया हुआ था। वह मुझे पहले से जानता था, इसलिए सुनील गांव जाते समय उसे मुझे किसी प्रकार की जरूरत होने पर मदद कर देने के लिए बोलता था और वह उसी लिए आया था। मुझे केवल अपने देह की भूख की चिंता थी और मोहन मुझे उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति लगा। धीरे धीरे उसके साथ मेरे संबंध बनने लगे। जब सुनील काम पर जाता तो वह घर पर आ जाता और इस प्रकार से हम दोनों का संबंध चलता रहा। इस प्रकार की चीजें बहुत दिनों तक छुपी नहीं रहती और सच सामने आ ही जाता है। एक दिन सुनील सुबह गांव जाने वाला था। उसके निकलने के बाद मोहन घर पर आ गया। सब सही था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। सुनील जब बस स्टैंड की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे उल्टियां होने लगी और तबीयत खराब होने की वजह से वह वापस लौट आया। जब वह वापस लौटा तब हम दोनों संदिग्ध स्थिति में थे। यूं समझ लीजिए कि उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मोहन को गाली गलौज करके भगा दिया और मेरी भी पिटाई की। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन सुनील ने मुझे बहुत समझाया और मुझे मनाकर अपने साथ लेकर घूमने निकला। हम लोग घूमते घूमते नदी के पार वाले होटल तक आ गए। नाश्ता करने के बाद वहां से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर उसे खुलवा लिया और मुझे साथ लेकर यहां पर आ गया। उस समय अंधेरा छाने लगा था। नदी के किनारे ही उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया। उसने उसमें कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और उसने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया और खुद भी नदी में कूद गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई और इधर दम घुटने की वजह से मेरी मौत हो गई। सुनील की लाश 40 किलोमीटर आगे नदी के किनारे बरामद हो गई, लेकिन तब तक वह इतनी सड़ चुकी थी कि उसके बारे में भी कुछ भी किसी को पता नहीं चल पाया। एक गुमनाम लाश के रूप में उसका भी क्रियाकर्म कर दिया गया। रात का अंधेरा था और गांव के लोग इतनी देर तक आवागमन नहीं करते थे, इसलिए इस बात का किसी को पता नहीं चला। शमशान वाली जगह पर दफनाया भी जाता है, इसलिए किसी को बाद में भी संदेह नहीं हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। सभी को लगा कि किसी मृत व्यक्ति को वहाँ पर दफनाया गया होगा। मुझे खोजने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ना तो मेरे गायब होने की कोई रिपोर्ट हुई और ना ही किसी ने मुझे खोजने की कोशिश की। लेकिन मेरी अतृप्त इच्छाएं समाप्त नहीं हुई थी। उसे पूरा करने की मेरी इच्छा अभी बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिस इच्छा के साथ, या यूं कह लीजिए कि जिस अतृप्त इच्छा के साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इच्छा उसके साथ चलती रहती है। उसकी आत्मा अगर दूसरी योनि में भटक रही हो तो वह अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करती रहती है। इसमें दूसरे मनुष्य की देह का सहारा लेकर उस इच्छा की पूर्ति करना भी शामिल है, जैसा कि इस प्रकरण में हो रहा था। मीना आगे बोली, अकाल मृत्यु की वजह से प्रेत योनि में आ चुकी थी, लेकिन मेरी अतृप्त इच्छाएं समाप्त नहीं हुई थी। उसे पूरा करने की मेरी इच्छा अभी बनी हुई थी। तभी एक रात मोनिका शमशान के उसी भाग पर आकर बैठ गई जहां पर मुझे सुनील ने गड़ाया था। मैंने मोनिका के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसके शरीर के माध्यम से वापस उस सुख को भोगने लगी। सारी कहानी सुनने के बाद समारू बैगा ने उसे मोनिका का शरीर छोड़ने के लिए कहा। उसने इनकार कर दिया। काफी देर तक दोनों के बीच जद्दोजहद चलती रही, लेकिन मीना मानने को तैयार नहीं थी। मुश्किल से आए इस अवसर को नहीं खोना चाहती थी। एक अच्छे साधक की है पहचान होती है कि वह यथासंभव शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने की कोशिश करता है, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। आखिर समारू को गुस्सा आ गया और उसने अपने थैले से एक लोटे के आकार की वस्तु निकाली, जिसमें ढक्कन भी लगा हुआ था, जिसका आकार मुश्किल से 4 इंच का रहा होगा।
उसका ढक्कन उसने खोल दिया और नरमुंड की खोपड़ी पर रख दिया और ढक्कन के ऊपर उस बर्तन को रख दिया। समारू ने उठकर उस खोपड़ी को घेरते हुए एक और चौखाना बनाया जिसे उसने उसी चौखाने के साथ मिला दिया जो मोनिका के चारों तरफ बना हुआ था। अब 2 चौखाने थे, जिसमें से एक चौखाने के अंदर मोनिका बैठी हुई थी और दूसरे चौखाने के अंदर वह नरमुंड और वह पात्र था। चौखाना बनाने के बाद बचे हुए 2 कोनों पर भी बैगा ने 2 और हड्डियां रख दीं। उसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़कर फूंका तो दोनों चौखानों के बीच वाली रेखा मिट गई। अब वह एक बड़ा चौखाना बन चुका था, जिसमें मोनिका भी थी और वह नरमुंड भी, जिसके ऊपर छोटा सा अजीबोगरीब पात्र रखा हुआ था। उस बर्तन को देखकर मीना चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इसका शरीर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन बाबा आर पार के मूड में आ चुका था और उस पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। समारू ने आदेश देने वाले लहजे में कहा, तू इस बर्तन में आ जा। मीना ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह बराबर यही कहती रही, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बैगा ने उससे फिर कहा, तू इस बर्तन में आ जा। वह तब भी तैयार नहीं हुई। बैगा ने अपने कुर्ते में हाथ डाला और उसमें से लौंग के 3 दाने बाहर निकाले। 3 में से एक लौंग उसने खोपड़ी के ऊपर रखा, एक लौंग अपने दांतों के बीच में दबाया। उसके बाद तीसरा लौंग अपनी हथेली में रखकर मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र जाप कर रहा था, मोनिका का शरीर किसी कपड़े की तरह उमेट रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गीले कपड़े को निचोड़ने के लिए दोनों तरफ से पकड़कर उमेरते हैं। ठीक वैसे ही उसके साथ हो रहा था। ये देखकर कबीर बहुत परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन बाबा की बात को मानकर अपने स्थान पर बैठा हुआ था। ये प्रक्रिया लगभग 1 से 2 मिनट तक चली होगी। उसके बाद बाबा ने अपनी हथेली पर एक फूंक मारी और वह लौंग हवा में उड़ती हुई जाकर मोनिका के माथे पर चिपक गई। जैसे ही वो उसके माथे पर जाकर चिपकी, मोनिका के शरीर से काले धुएं का एक छोटा सा गुब्बार बाहर निकला और लहराता हुआ उस बर्तन के अंदर समा गया। जैसे ही वह बर्तन के अंदर गया, बैगा ने अपने दांत के अंदर दबे हुए लौंग को भी उस बर्तन के अंदर डाल दिया और उस ढक्कन को बंद कर दिया। खोपड़ी पर रखा हुआ तीसरा लौंग वह चबाकर खा गया। उधर मोनिका अपने स्थान पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। मोनिका के माथे पर लौंग अब भी चिपका हुआ था। उसे निकालकर समारू ने उसे माचिस से जला दिया और उसकी राख को बर्तन के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद उस बर्तन को एक काले रंग के कपड़े में लपेट दिया और उसमें 7 गांठ बांध दी। इतना करने के बाद समारू ने कबीर को एक कुदाल लेकर अपने साथ चलने के लिए कहा। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्तों के अलावा सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी के समान स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी उस समय नहीं थी और अमावस्या की रात होने की वजह से वैसे ही चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दोनों गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे गए और जंगल में एक इमली के पेड़ के नीचे लगभग 2 फीट गड्ढा खोदकर उस बर्तन को उसके नीचे गाड़ दिया और वापस लौट आए। अगले दिन सुबह बैगा अपना दक्षिणा का धन लेकर वापस अपने स्थान को चला गया। मोनिका उस दिन शाम तक सोती रही। बैगा ने कबीर को बता दिया था कि जब तक वह अपने से नहीं उठे उसे नहीं उठाना और 3 दिन तक उसका भोग नहीं करना। कबीर ने उसकी बात का अक्षरशः पालन किया। 3 दिन के बाद मोनिका एकदम सामान्य हो गई। उसके बाद दोनों का वैवाहिक जीवन काफी आनंदमय रहा और उसके 3 साल बाद उनके घर में एक नन्ही बिटिया आई और उनका परिवार पूरा हो गया।